हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। ठीक है, का इकाई फर्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे। हम लोगों ने जो हिस्ट्री कंप्लीट करी है क्लास 6 की एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो गई है। उसके उसमें 11 चैप्टर थे और सारे 11 चैप्टर हम लोगों ने उसमें खत्म कर लिए हैं। और अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसकी, पॉलिटी की, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। और इसका जो आधार है, इसका जो बेस है वो कहाँ पे है, वो एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी में पकड़ मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने जैसे कि हिस्ट्री की क्लास 6 की कंप्लीट करी है, वैसे हम लोग पॉलिटी क्लास 6 कंप्लीट करेंगे और साथ साथ क्लास 7 की हिस्ट्री भी शुरू कर देंगे। ठीक, तो आज हम लोग पहली इकाई यानी कि फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बताया गया है विविधता। ठीक, विविधता को इसमें बताया गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक, पाठ शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? मतलब इसमें विविधता बताया, डाइवर्सिटी के बारे में समझाया गया है। ठीक, इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर है इसका विविधता की समझ। ठीक, तो इसमें हम लोगों को बहुत ही ज्यादा चीजें हम लोगों को समझने को मिलेंगी। बहुत ही बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इसको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। ठीक, तो ये जो है बच्चों के लिए है। हम लोग डायरेक्ट मुद्दे से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ठीक, ये जो चित्र है, जो क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनको उनको समझाने का एक तरीका है। ये चित्र बनाने को कहा होगा कि इस तरीके का चित्र बनाना है, तो 3 लोगों ने कुछ अलग अलग प्रकार से चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका आपका चित्र इन तीनों से बहुत अलग हो, यानी भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का जो अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग खान पान आदि में भी भिन्नता है। ठीक, तो ये देख सकते हैं कितने जो है अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया गया है कि किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक, उसके आगे देखते हैं। यहाँ से अपने अध्यापिका की सहायता से यह पता करना है कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। मतलब ये चित्र कितनों ने एक जैसा बनाया है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं होगी। हालांकि ऐसा हुआ कि देखिए, ये कुछ क्वेश्चन दिए थे, उस प्रकार से जो है वहां पे कक्षा में पूछा था कि भाई इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। तो यही बताया गया है कि किसके आंसर जो है एक जैसे हैं। कई साथियों ने कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे, यानी कि कई लोगों के आंसर एक जैसे हो सकते हैं। कितने साथ कितने साथियों को आपकी जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक, तो ये भिन्नता किस प्रकार से ये समझाया गया है इन क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, मतलब कई लोगों को जो है पसंद होगा, खेल कोई पसंद होगा, ठीक है ना, किताबें कोई किसी को कोई पसंद होगी, कुछ लोगों को सेम किताब पसंद होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे बताया गया दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? ठीक, नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। देखिए, यहाँ पे एक कहानी दी गई है। ये कहानी है, इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये एक होता है समीर एक, इसका नाम होता है समीर एक। मतलब इसका भी नाम समीर होता है, इसका भी नाम समीर होता है। तो ये अपने इसका एक हो जाता है और इसका दो हो जाता है। ठीक है, ये समीर एक है, ये हो गया समीर दो। ठीक, दोनों ही इनमें से एक हिंदू होता है, एक मुसलमान होता है।
एक जो है अखबार बेच रहा होता है, एक अच्छे से स्कूल में पढ़ रहा होता है। ठीक इस प्रकार से दोनों में भिन्नता भिन्नता के बारे में इसमें बात की गई है कि एक को पढ़ना लिखना आता है, एक को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। इस प्रकार से इसमें समझाया गया है भिन्नता के बारे में, विविधता के बारे में। ठीक, तो ये कहानी पढ़ने की जरूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्ट सीधे यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखने हैं। इसमें यही 3 अंतर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो है अखबार वगैरह बेच रहा है, अपना जीवन यापन इस तरीके से कर रहा है, जबकि ये पढ़ाई लिखाई करने वाला है, स्कूल जाने वाला बच्चा है, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश बोलने वाला है। ठीक है, बहुत सारी इस प्रकार से भिन्नताएं आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक, तो ये देखिए, ये पूरी वही कहानी चल रही है। हम लोग सीधे अपनी बात यहाँ शुरू करते हैं। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। यानी कि ये जो है समीर दो है, ये हिंदी बोलता है, और जो समीर एक है वह क्या है, इंग्लिश उसको आती है। हालांकि दोनों भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। यानी कि एक समीर एक जो है वह हिंदू है, वहीं समीर दो जो है मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ठीक, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। ठीक, अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। ये देखिए, अखबार बेच रहा है, समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन और घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का जो वो है, किसी के पास संभावनाएं ज्यादा है पढ़ने के, लिखने की, आगे बढ़ने की, किसी के पास नहीं है। तो ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ठीक, ये बात आपको, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उसके बाद गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो गरीबी और अमीरी है वह कोई विविधता का रूप नहीं है, वह क्या है, असमानता यानी गैर बराबरी का रूप है। उसके आगे हम लोग देखें, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। हम लोग देखते हैं जाति व्यवस्था जो है बहुत पहले से विद्यमान है हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में। तो इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। ठीक, तो जाति व्यवस्था का जो बांटने का जो आधार था वह क्या था, काम था, कि काम के आधार पर बांटा गया था। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगी। और ये हम लोग देख लेते हैं, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था, ये आपको पता लग गया क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं थे। ठीक है, वह गरीब था, इस वजह से। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। इस पे आप लोग को अपना आंसर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद उन त्योहारों की सूची बनाना है जो समीर एक और समीर दो मनाते हो। यानी कि समीर एक हिंदू था तो हिंदू के धर्म के अनुसार जो त्योहार आपको पता हो वो यहाँ पे लिख देना है।
समीर दो, आपको पता है कि वह मुसलमान थे तो मुसलमान के त्योहार जो भी होते हैं उनको यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार से विविधता की मतलब पहचान करनी कुल मिला के। तो आगे देखें, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। ठीक है, यानी कि समृद्ध मतलब होता है कैसे अच्छा बनाती है हमारे जीवन को। ठीक है, जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। उसके बाद आपको शायद तरह तरह के और जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों यानी किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो खाने लायक जो होती हैं, अलग स्पेशल उनका खाने का होता है कि तो उस प्रकार से अलग अलग, तो वह एक क्या है, वह एक विविधता का रूप है। ठीक, तो अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाने जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी हमारी मातृभाषा हो गई। उसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इंग्लिश में जानते हैं, कुछ लोग तमिल जानते होंगे, कुछ लोग मराठी जानते होंगे। इस प्रकार से ये क्या है, ये एक विविधता है। ठीक है, कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, जैसे कोई आलू खाते हों। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे, ये आपको क्या करना है, सोचना है इसके बारे में। ठीक, उसके बाद ये जो दिया गया है, मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? ये जो चीज बताई गई है यहाँ पे, ठीक है, ये उन 5 चीजों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज्यादा खलेगी। तो ये आपको इसके बारे में सोचना है अपने दिमाग में। भारत में विविधता, अब देखते हैं भारत में विविधता की बात। भारत में भारत जो है विविधताओं का देश है, हम सभी जानते हैं। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है, ये आपको अपने हिसाब से करना है। जैसे कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है और 2 और तरीके लिखने हैं। जैसे प्रार्थना करना या इबादत करना। तो क्या प्रार्थना में क्या करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। 2 और चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है कि और क्या क्या अलग अलग धर्म के लोग भी क्या क्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि कव्वाली गाना, ठीक, या फिर कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं, पूजा पाठ करना, ठीक, क्या यात्रा करना। इस प्रकार से ये भी प्रार्थना होती। शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, एक होता है फेरे लेके, एक होता है क्या कहते हैं वो जो कबूल है करके जो होता है हमारा, ठीक, ठीक, उसको निकाह निकाह बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़े, जैसे मणिपुर में औरतों का फनाग, एक वो
वस्त्र होता है जो औरतें पहनती हैं। उसी प्रकार से और किसी राज्य में क्या पहना जाता है, ऐसे आपको दो चीजें यहाँ लिखनी है, ये सब देख के ठीक सोचना है इसके बारे में। अब हम विविधता को कैसे समझें, इसके बारे में बात की गई। देखिए, करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों पर या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। क्योंकि यात्रा करने में इतना समय लगता है तो एक जगह आराम से बैठ जाते थे, ठीक, काफी लंबे समय के लिए। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लोग एक दूसरे से मिलते थे, व्यवहारों का आदान प्रदान होता था और जो है एक मिश्रित और मिली जुली संस्कृति बनती थी। उसके बाद अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपना विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक, ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। मतलब भौगोलिक परिस्थितियां सबके अलग अलग होती हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं मैदान है। इस प्रकार से भी आपस में लोग कैसे सामंजस्य, मतलब कैसे मेल जोल बढ़ाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि बाजार से लोग जो है शहरों में जो सब्जियां वगैरह खरीद के ले आते हैं, उगाते नहीं है इसके लिए। आइए भारत के दो भागों जैसे लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो यहाँ हम लोग समझने जा रहे हैं लद्दाख के बारे में और केरल के बारे में। ठीक, वहाँ की जो है हम लोग विविधता को समझेंगे क्षेत्र की। ठीक, एटलस में भारत का नक्शा देखिए, आप सभी के पास सबसे पहली बात तो एटलस होना चाहिए। बिना नक्शे के, बिना मैप के ये जीएस पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक है, आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए। ठीक, ऑक्सफोर्ड का हो या कोई भी स्टूडेंट एटलस हो, ठीक, तो वह आपके पास जरूर होना चाहिए। और एटलस को एक साथ आपको खोल के रखना है। आपको यह दोनों ही क्षेत्र देखने हैं, लद्दाख और केरल। तो हम लोग देखते हैं कि एटलस में अगर देखें तो अगर ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको इस तरीके से अगर हम भारत को समझें, ठीक, तो यहाँ पे हमारा है क्या, लद्दाख। यहाँ पे इस एरिया में क्या है, केरल है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां, वहाँ के भोजन, कपड़े और
व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी सूची बनानी है। इसके बारे में आपको सोचना है, देखना है, इन दोनों में अंतर देखना है कि क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले लद्दाख के बारे में। तो ये है, देखिए ये पूरा है, क्या है, लद्दाख है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में, ठीक, कहाँ पे, पूर्व में, ठीक, पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो ये आपको नाम याद रखना है। पश्मीना क्या है? एक खास किस्म की बकरी जो कि लद्दाख में लोग पालते हैं, उससे एक ऊन मिलता है, उसी को पश्मीना ऊन मिल कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पश्मीना जो शालें वो कहाँ बुनी जाती हैं, तो कश्मीर में। उसके आगे देखें, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का एक छेना होता है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ठीक, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ठीक, तो भारत से हम लोग देखेंगे तो उत्तर पूर्व में जो है इलाका है वह क्या है, तिब्बत है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो ये जो तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में भी क्या है, प्रचलित है। ठीक, ये क्या है, ग्रंथ है तिब्बत का। ठीक है, इसमें गाने कविताएं हैं। इसमें जो है स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध धर्म, जो मुसलमान है और जो बौद्ध लोग हैं, दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। दक्षिण पश्चिम यानी कि हमने आपको बताया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक, दक्षिण पश्चिम, तो साउथ क्या हो गया, दक्षिण, ये हो गया हमारा पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कोना, तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिशाएं भी पता होनी चाहिए। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले कौन आए, अरबी एवं यहूदी। ठीक, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, कौन, सेंट थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किनको जाता है, सेंट थॉमस को जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अरब से
अरब जो है हमारा जो पश्चिम जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, बिल्कुल भारत से लगा हुआ ईरान और सऊदी अरेबिया, ये सब जो है क्या है, अरब के क्षेत्र हैं। ठीक। तो अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक, किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता जो है इतिहास में इसके बारे में पढ़ेंगे, यह कहाँ का वो था, यात्री था, कहाँ से आया था ये आया था मोरक्को से, जो कि पड़ता है कहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो उसके बाद देखें, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक। तो वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। तो उस वास्को डी गामा जो है पानी के जहाज से यहाँ पे पहुंचे थे, कहाँ पे? केरल में। ठीक। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला चीना वाला कहते हैं। ठीक। ये जो है ये क्या है? मछली पकड़ने का चीनी जाल है ये। ठीक, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मछली पकड़ने का क्या है? चीनी जाल है। ये देखिए किस प्रकार से मछली ये लोग पकड़ते थे, इस प्रकार से जाल बना करके। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, यानी कि चीन में। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक, कहाँ के? केरल के। ये क्या है? केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। ठीक, यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है केरल में ओणम नाम से। इसमें क्या होता है, नाव, बहुत सारे लोग नाव में बैठ के, इस प्रकार से देखिए नाव किस तरीके से है, बिल्कुल लंबी और काफी ज्यादा लंबी होती है, कई सारे लोग उसमें बैठ जाते हैं और उसकी क्या होती है, रेस उसकी लगाई जाती है नाव की, उसको क्या, उसी को बोलते हैं ओणम। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, विपरीत है। हम लोग देखेंगे कि वहां पे लद्दाख में हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल भी उपजाऊ जमीन नहीं है और केरल में भर भर के उपजाऊ जमीन है। ये जो है हम लोगों ने भौगोलिक विविधता इनके बारे में देखी। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता, ये हम लोग समझते हैं इसके बारे में। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो,
अंग्रेजों खिलाफ लड़ अंग्रेजों खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। भारतीय जन नाट्य संघ ने ये छापा था, इप्टा। तो ये आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही जो है भावुक कर देने वाली एक लाइनें लिखी हैं यहाँ पे। उसके आगे देखते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ये यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं स्वतंत्रता के समय पर, स्वतंत्रता दिवस पे। ठीक है। यह गीत, ये जो हम लोगों ने अभी गीत पढ़ा, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। और इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं, उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। ठीक कब? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी कि आजादी से पहले संग्राम शुरू हो गया। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, इनकी किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ठीक, तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। अनेकता में एकता का जो विचार है वह हमें किसने दिया है? वह हमें दिया है नेहरू ने। ठीक, ये पॉइंट हमें नोट कर लेना। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान हम सभी जानते हैं, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है। राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखो। इसके बारे में, इसका अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। अभी ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है, ये आपको करके देख लेनी है। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर हुआ यहाँ पे समाप्त, और ये आपको इसमें कई सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और बहुत सी समझ आपकी डेवलप हुई होगी। तो ये तो बिल्कुल अभी शुरुआत है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो बहुत बिल्कुल बेसिक से विविधता के बारे में इसमें समझाया गया है, बहुत ही बिल्कुल जीरो से। ठीक, जैसे किसी बच्चों को समझाया था वैसे आप लोग भी इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और जो हमारी जरूरी बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो भी आपने नोट कर लिए होंगे। तो इसका अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।